नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। ये अपराध बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है और कल ही का है। लेकिन ये अपराध हत्या, डकैती, लूट इन सब से संबंधित नहीं है। आज मैं सबसे लेटेस्ट साइबर क्राइम के बारे में आपको बताऊंगा और जो ताबड़तोड़ घटनाएं पिछले 10 दिन में हुई हैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा, इसलिए कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इतना सतर्क होने के बावजूद किस्सागोई परिवार का कोई भी व्यक्ति इन साइबर क्रिमिनल्स के फंदे में या इनके झांसे में आए। आज का वाकया शुरू करने के पहले एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है 1, 2 और 3 मार्च को। इस फेस्टिवल में मुझे भी आमंत्रित किया गया है 2 मार्च को दिन में 3 बजे और 3 से 4 बजे तक जो समय मुझे दिया गया है। और मेरे सत्र के संचालक होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के मशहूर पत्रकार अरिंदम घोष। मैं बता इसलिए रहा हूं कि हमारे तमाम किस्सागोई के सुधी श्रोता झांसी के ही रहने वाले हैं। ये प्रोग्राम झांसी में ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाना है या आयोजित किया जाएगा। मैं समय से वहां पहुंच जाऊंगा और बहुत अच्छा मौका होगा कि मैं अपने किस्सागोई परिवार के कुछ लोगों से वहां मेरी मुलाकात हो सकती है। अगर झांसी के रहने वाले या झांसी तक पहुंचने वाले या झांसी विश्वविद्यालय के छात्र जो किस्सागोई परिवार के सदस्य हैं, अगर वो आएंगे तो मुझे खुशी होगी उनसे मिलने में। मैं जब जहां जहां गया हूं किस्सागोई परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और ये ऐसी सुखद अनुभूति होती है जिसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। लिहाजा आपकी सूचना के लिए, क्योंकि बाद में फिर यही शिकायत मैसेज बॉक्स में आते हैं, यही शिकायत कमेंट बॉक्स में आती है कि आपने बताया नहीं तो हम जरूर मिलते। अब आज के वाकये पर आ जाइए। आज की जो अपराध की घटना है वो है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर की। मिर्जापुर में एक थाना क्षेत्र है कटरा कोतवाली। कटरा कोतवाली क्षेत्र में एक टंडनपुरी कॉलोनी है जिसमें श्री मनोज दमकल रहते हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मंत्री हैं। उनके पास एक फोन आया दिन में 27 फरवरी को दिन में 11:57 पर, और वो फोन आया, व्हाट्सएप कॉल आई। व्हाट्सएप कॉल 2 अलग अलग नंबरों से आई। एक नंबर कट गया, फिर वो दूसरे नंबर से कॉल की, +923200414186, और दूसरी कॉल आई +918544899420 से। सामने जो भी व्यक्ति उस व्हाट्सएप कॉल पर जिसने फोन उठाया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं थी, नॉर्मल कॉल थी, और उसने ये बताया कि साहब मैं पुलिस विभाग का सीनियर, वो बता नहीं पा रहे थे बेचारी कहाँ का, कहीं का बताया था उसने, वहां का मैं सीनियर अफसर हूं, कोई डीआईजी आईजी रैंक टाइप की चीज कुछ उसने बता दी। और उसने ये बताया कि तुम्हारा बेटा एक रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तुरंत इन्होंने मनोज दमकल ने पूछा कि कहां गिरफ्तार हुए। बोले देखिए मैं सब बातें बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन आपके बेटे ने जो किया है वो आप भी उससे सुनकर शर्मसार हो जाएंगे। एक
नाबालिग लड़की के साथ वो ऐसी अवस्था में पकड़ा गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी आपके बेटे से आपकी बात करा देता हूं। फौरन उसने उनके बेटे को लाइन पर ले लिया। बेटे का नाम था ऋषभ। उन्होंने कहा, लो अपने बेटे से बात करो। उसने कहा कि पापा, मैं ऋषभ बोल रहा हूं। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। मुझसे गलती हो गई है। मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने मुझे मारा पीटा भी बहुत है। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे की लाइन में उसने कहा कि जैसा ये लोग बोल रहे हैं आप वैसा कर दीजिए। ये जो भी पैसा मांग रहे हैं इन्हें आप दे दीजिए, तभी नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से आप पैसे का इंतजाम कीजिए। बेटा बाहर रह के बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। श्री मनोज बताते हैं कि वो मेरे बिल्कुल बेटे की आवाज थी। डरा हुआ सा भी था, सहमा हुआ सा भी था, और कुछ जैसे आवाज उसकी कांप सी रही थी। मैं ये बात सुनकर घबरा गया। फौरन जिसने फोन किया था वो फिर फोन पर आ गया और उसने कहा, सुन लिया? हमेशा पुलिस को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। आधे घंटे में हम इसे लिखा पढ़ी इसकी शुरू करेंगे और जेल भेज देंगे। घबराए हुए मनोज दमकल ने कहा कि नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करिए, जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़का परेशान है, मारा पीटा भी बहुत गया है। आखिर आप बताइए चाहते क्या है? मैं आप जो सेवा कहिए वो सेवा करूं, लेकिन बच्चे का कैरियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि आप 2 लाख रुपए अगले 20 मिनट में, आधे घंटे में हमें दे दीजिए, वरना बाद में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। खैर, उन्होंने 1.5 लाख रुपए तुरंत इकट्ठा किया, 3 लोगों से उधार लिया और उसके बाद 50,000 छोटी भाई की पत्नी से, 1 लाख उसने 2 लोगों से उधार लिया और तीसरा अपने छोटी भाई की पत्नी से 1 लाख रुपए 50,000 रुपए ट्रांसफर कराया। यानी कुल 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करा के उन्होंने उसे उस नंबर पे ट्रांसफर कर दिया और 50,000 के लिए कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप यकीन करिए शाम तक या कल सुबह तक मैं 50,000 रुपए भी दे दूंगा। अपनी लिखित शिकायत में मनोज दमकल ने बताया है कि मेरे रिश्तेदार अंकित श्रीवास्तव के मोबाइल से गूगल पे से मोबाइल नंबर 7462075820 पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। बाकी के 50,000 रुपए मैंने छोटे भाई की पत्नी के फोन से इस नंबर पर 88987089 इस पर गूगल पे से ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बेटे को छोड़ रहा हूं, और लेकिन अगर सवेरे तक रात में अभी घंटे 2 घंटे में 50,000 रुपए नहीं आए तो ये लड़का जेल जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये घबरा गए। इसी बीच में बेटे ने यानी ऋषभ ने घर वालों को किसी काम से फोन किया होगा। घर वालों ने बताया कि तुम थे कहां पे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई से, भाई की पत्नी से, बाकी लोगों से भी पैसा इकट्ठा करने की जल्दी में सबसे इस बात का जिक्र किया था। घर वालों ने पूछा, ऋषभ तुम थे कहां, क्या बात हुई थी तुम्हारे साथ? उसने कहा, कहीं नहीं, मैं तो अपने हॉस्टल में हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, हॉस्टल के रूम में हूं। आप कहिए तो अपने जो हमारा हॉस्टल का रूम पार्टनर है, मैं उससे बात करा दूं। उससे बात भी कराई, तब जाकर फिर फौरन घर वालों ने मनोज को फोन किया कि आपने कितने पैसे दे दिए। उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिए, 50,000 का इंतजाम कर रहा हूं, बहुत जल्दी देने वाला हूं। उन्होंने कहा कि ऋषभ तो अपने हॉस्टल के रूम में है, बिल्कुल ठीक है, अपने रूम पार्टनर के साथ है,
उसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ना कोई पकड़ के ले गया, ना आपसे उसने बात की, कोई बात ही नहीं हुई है। तब इनकी समझ में आया कि ये ठगी उनके साथ हो गई है। इसके बाद 29 फरवरी को यानी कल उन्होंने कटरा कोतवाली जाकर इस पूरे प्रकरण की इस पूरे प्रकरण की एफआईआर भी कराई। चूंकि अलग तरह का मिर्जापुर के लिए बिल्कुल अलग या पहली तरह का मामला था, तो एसपी मिर्जापुर अभिनंदन सिंह वहां एसपी हैं, उन्होंने भी उनसे बात की और फिर ये जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि एक फ्रॉड हुआ है मनोज दमकल जी के साथ। इस पर अभिनंदन सिंह ने अपना ऑफिशियल बयान दिया कि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, जो भी इसके पीछे हैं उनकी तलाश की जा रही है, लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी अनचाहे कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज अगर इस तरह के आते हैं तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दी जाए, पुलिस से जरूर शेयर किया जाए। इस बीच में 16 फरवरी को बदायूं के कस्बे उझानी में मोहल्ला अयोध्यागंज के रहने वाले योगेश कुमार सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी हैं। उनका बेटा सौरभ सिंह फार्मेसी का काम करता है। 16 फरवरी को योगेश कुमार सिंह के व्हाट्सएप पर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का सीनियर ऑफिसर बताया और कहा कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम उसे नोएडा ले जा रहे हैं। ये नशे की दवाइयाँ अपने उस पर बेचता है, फार्मेसी पर। वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि कौन सी दवा मिल गई, क्या है, इस तरह तो हमारा बेटा है नहीं। बोले तुम्हें यकीन नहीं है, लो अपने बेटे से बात करो। और बेटे सौरभ से उनकी बात कराई। श्री योगेश कुमार सिंह जो पशुधन प्रसार अधिकारी हैं बदायूं में, उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की ही आवाज़ थी। बेटे की आवाज़ को पहचानने में कभी मुझे कोई डाउट नहीं रहा है। बचपन से ही, या कह लें जब से जानने वाला हुआ है, तब से मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूं। और वो घबराते हुए बोल रहा था। इस पर पशुधन अधिकारी श्री योगेश कुमार सिंह और अधिक घबरा गए। छोड़ने के लिए ठगों ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने 98,000 रुपए भेजे और कहा कि शेष रकम मैं बाद में दे दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद ही उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया। वो ये समझ के कि छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया, बेटे ने फोन उठाया। बेटे से पूछा कि तुम आ गए? बोले नहीं, हम कहीं गए ही नहीं थे, हम तो फार्मेसी पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अभी तुम आधे घंटे पहले कहीं थे नहीं? बोले नहीं, कोई तुमको ले नहीं गया था? बोले सवाल ही नहीं है, मुझे कौन ले जाएगा और क्यों ले जाएगा, क्या किया है मैंने? तब योगेश कुमार सिंह को ये एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है और तब उन्होंने उझानी थाने पर जाकर इसका मुकदमा लिखवा दिया। दूसरी घटना हुई 22 फरवरी को। ये भी बदायूं की, मैं रिपोर्टेड केसेस की बात बता रहा हूं। बिसौली नगर के सर्राफ अमरीश अग्रवाल और मुंसिफ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरदीप पर या उनके फोन पर 22 फरवरी को एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपने आप को किसी दूसरे थाने का दरोगा बताया। फोन करने वालों ने इन दोनों से यह कहा कि तुम्हारा बेटा एक अपराध में पकड़ा गया है, लिखा पढ़ी होने वाली है, हम इसको जेल भेजेंगे। इन दोनों ने बार बार पूछा भी, बेटे से बात भी कराई, दोनों के अपने अपने बेटों से बात भी हुई। उन्होंने कहा देखिए इस समय तो मेरे पास एक नया पैसा नहीं है, मैं फोन पे या गूगल पे ये इस्तेमाल नहीं करता हूं, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। और ये मौका मिलते ही
पहले वो कहता रहा नहीं ठीक है फिर आप जानिए, आपका काम जानिए, हम जेल भेज रहे हैं, बाद में हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बात, जल्दबाजी के लिए कि तुरंत हमें पैसा मिल जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है, आधे घंटे का समय देता हूं, पैसा इंतजाम करके भेज दो। इसी बीच में दोनों ने अपने अपने बेटे को फोन मिलाया। दोनों घटनाएं अलग अलग थी। दोनों में बेटों ने फोन उठाया और बताया कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अपनी जगह पे हूं, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। तब उनको इस ठगी का ठगी का पता लगा। नंबर दोनों पे एक एक दो दो बार जो आए वो सब अलग अलग नंबर थे और ये इंटरनेट से वही ई कार्ड वाले नंबर थे। दोनों ने ही थाने पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। अपराध पंजीकृत करके जांच और विवेचना की जा रही है। फिर 23 फरवरी को ही उझानी कस्बे में फिर इस तरह का कॉल आया। उझानी के एक सर्राफा व्यापारी हैं, उनको फोन आया और ये बताया कि मैं आपका फलाना रिश्तेदार बोल रहा हूं। व्यापारी कहते हैं कि हाँ, थोड़ी देर में मुझे क्लिक कर गया कि हाँ वही बोल रहे हैं। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए हालचाल के नाम पे कुछ रिश्तेदारों का नाम भी पूछा। उसने सारे रिश्तेदारों के नाम, क्या काम करता हूं, कहां से माल आता है, कहां माल जाता है, ये सब भी मुझे बातों बातों में ही बता दिया। तो मुझे कोई डाउट नहीं रह गया कि ये हमारा रिश्तेदार ही है। लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि देखो मैं बदमाशों की कैद में हूं और उनको तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बेटे के बारे में पूरी जानकारी है। इनको पैसा दे दो वरना तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान की खैर नहीं है। खैर डर के मारे उन्होंने फोन काट दिया, सीधे थाने पर गए। वो सारे नंबर नोट कराए जिनसे उनको फोन आया था और सारे ही वो ई कार्ड से डायल किए हुए नंबर थे। सारे नंबर अलग अलग थे। कहने का आशय ये कि पिछले 15 दिनों में ही ये 4 रिपोर्टेड घटनाएं हुई हैं। कितनी रिपोर्टेड होंगी, कितने लोग ठगे जा चुके होंगे, कितने लोगों को बहुत बाद में एहसास हुआ होगा कि उनके साथ ठगी हो गई, लेकिन ठग लिए गए। कुछ लोग तो ये सोच के कि बिला वजह लोग हंसेंगे मुझ पर, इसलिए कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया। पुलिस के पास जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप इस फ्रीक्वेंसी से अंदाज लगाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की आवाज को कितना, जिसको वो कहते हैं कितना 99% बना दिया गया है कि सामने वाले को बाप भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हमारा लड़का ही बोल रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई रिकॉर्ड करके या कोई इससे बुलवा रहा है। 3 केसेस में तो बेटे से ही बात कराई। समझदार लोग थे, सीनियर लोग थे, लेकिन बेटे की आवाज में कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए घबरा के उन्होंने पैसे दे दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस ताकत को आप भी जरा समझने की कोशिश करिए। आज की घटना देखिए, मैंने 14 फरवरी को अपने एपिसोड 967 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलीगढ़ में की गई ठगी के बारे में बताया था, जिसमें इसी तरह धमकाकर 2.5-3 लाख रुपए ठगों ने वसूल लिए थे। उसके बाद उनके सारे नंबर बंद हो गए। लेकिन उस घटना यानी 14 फरवरी की उस घटना के 15 दिन के भीतर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होने वाली अपराध की घटनाएं ताबड़तोड़ हुई। 3 तो मैंने बदायूं की ही बताई और एक कल की मिर्जापुर की बताई। कि कारण उसका यह है कि इस तरह की ठगी के बारे में लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने पहले कभी सुना नहीं है और इसीलिए ये लोग ठगे भी गए और ठगे जा रहे हैं।
देखिए, आप इसकी अगर हिस्ट्री देखिए कि 98 के पहले जब मोबाइल नहीं थे, तो ठगी की इस तरह की घटनाएँ, बैंकिंग फ्रॉड्स हुआ करते थे। फर्जी सिग्नेचर बना लिया, चेकबुक से पुराने चेक काट के निकाल लिए, फर्जी सिग्नेचर बना के कैश कर लिया। पासबुक की चोरी हो गई, इधर चोरी हुई, उधर कैश करा लिया। चेकबुक को या चेक को कलर फोटोकॉपी मशीन से निकाल के बिल्कुल कायदे से उसको सजा संवार के उससे पैसे निकाल लिए। ये सब घटनाएं तो हुआ करती थी, लेकिन ये सब एंड्रॉयड फ़ोन आने से पहले की थी। एंड्रॉयड फ़ोन जब आया तो पहला फ्रॉड शुरू हुआ, एटीएम पिन फ्रॉड। फ़ोन आया कि भैया आपका एटीएम कार्ड अगले 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया जा रहा है। आपने कहा भैया क्यों जी किया जा रहा है? उन्होंने कहा देखिए, आपका पुराना वाला जो पिन नंबर है वो इनइफेक्टिव हो गया है, और अगर आप नया लेना चाहते हैं तो पुराना बताइए, हम आपको नया दे देंगे, नहीं तो 24 घंटे के लिए ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। लोग घबरा के अपना पुराना पिन उसको बता देते हैं, 4 डिजिट का जो पिन होता था। और जैसे ही उन्होंने पिन बताया, पूरा अकाउंट धड़ाधड़ खाली हो गया। आप ये समझें कि 2-3 साल में हजारों लाखों लोग इस एटीएम पिन फ्रॉड से ठगे गए। और फिर बाद में जब पता लगा कि ये सारी की सारी कारगुजारी जामताड़ा मॉड्यूल की हुई है, और फिर कम से कम 10 प्रदेशों की पुलिस ने लगातार जामताड़ा मॉड्यूल को तोड़ा, तब जाके इसमें कुछ कमी आई। उसके बाद दूसरा शुरू हुआ ओटीपी शेयर करने का। किसी बिजनेस के जाल में आपको फंसाया, उनका ये ओटीपी आपके में गई होगी, ये दे दीजिए आप, अभी आपको हम 5,000 रुपये या 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, या गूगल पे ओपन करिए अपना, हम आपको इतना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। यस और नो के चक्कर में लोग दबा के अपने अकाउंट का पैसा उसमें ट्रांसफर कर बैठते थे, मोबाइल बंद हो जाता था, ठगे जाते थे। ओटीपी शेयर किया नहीं आपने कि पूरा अकाउंट खाली हुआ। ये भी करीब 1.5 साल चला। उसके बाद फिर चला वीडियो कॉल, अननोन वीडियो कॉल। कॉल आपने उठाई, सामने करीब 30 से 50 सेकंड की एक नेकेड लड़की की वीडियो चली, आप देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, और जैसे ही कॉल कटी वैसे ही वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो आपको भेजी गई कि ये यूट्यूब पे अपलोड होने जा रही है, इतना पैसा दे दीजिए, या आपके जो फेसबुक का आपकी आईडी है उस पे अभी हम डाल रहे हैं, या आपके फेसबुक में आपके भाई बहन सारे लोगों की आईडी है, एक एक करके भी उनको हम शेयर कर रहे हैं। घबरा के आदमी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 30-30 लाख रुपए तक ठगों ने उसकी बदनामी के नाम पर ठग लिए। अगर उसने रजिस्टर किया कि नहीं इतना पैसा नहीं, हम 50,000 ही दे रहे हैं या 20,000 दे रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ही एक आदमी फ़ोन करेगा कि हम यूट्यूब से बोल रहे हैं, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पर चलाने के लिए आई है, शाम को 7 बजे इनको हम अपलोड करेंगे। इस बीच में 10-20 हज़ार उसने भी मार दिए। तब भी आपने नहीं दिया तो एक फ़ोटो आपको भेजी कि जिस लड़की से आप इस तरह की अश्लील बातें कर रहे थे, उसने आज सुसाइड कर लिया है, और एक फ़ोटो नेट से निकाल के जिसमें नीचे कोई लाश रखी हुई है, छत से लोग देख रहे हैं, लोग जमा हैं। आदमी को सोचिए कि उसके प्राण पे क्या गुजरी होगी उस समय। और फिर इसमें नए इनोवेशन हुए कि एक नंबर से कॉल आई कि मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच दिल्ली से बोल रहा हूँ। इंटरनेट पे जो हजारों हजार पुलिस वालों के फोटोग्राफ हैं, उनमें से कोई एक फोटोग्राफ डीपी पे लगी होगी, मेरे नाम की भी फोटो डीपी पर लगाकर लोगों ने इस तरह से ठगने की कोशिश की। बार बार लोगों ने मुझे मेल किया, मैंने FIR कराई तुरंत, और तुरंत ये सब काम बंद हो गया, फौरन सारे नंबर बंद हो गए। लेकिन हजारों पुलिस ऑफिसर्स के फोटोग्राफ में किसी का फोटोग्राफ लिया, उसका नाम नोट किया और बताया कि अब जैसे मैं रिटायर हूं बहुत पहले से,
लेकिन हमारे लिए हमारी फोटो लगी है, राजेश पांडे लिखा हुआ, नीचे लिखा है कि डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस। उन्होंने कहा कि भाई ये एफआईआर आपके खिलाफ लिखी गई, आपने बड़ी अश्लील हरकत की है और फिर आप रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, तो मुझे 5 लाख रुपए तुरंत इस अकाउंट में भेज दीजिए। ये चला, अब ये भी बहुत कम हो गया है, लेकिन रिफाइंड तरीके से कुछ न कुछ इसमें अभी चल रहा है। उसके बाद ये आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से किए जाने वाली ठगी के प्रकार, ठगी के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये तो रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड जाने कितने होंगे। ये बिल्कुल नया है। पहला मैंने 14 फरवरी को आपको बताया था अलीगढ़ में, जो मेरी जानकारी में आया था। हो सकता है पहले भी और इस तरह की घटनाएं हुई हों। इसमें आपको सतर्क रहना है। व्हाट्सएप कॉल कैसी भी आए, घबराइए बिल्कुल मत। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर सीबीआई बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं एसएसपी फलाने बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश के जिला फलाने का एसएसपी बोल रहा हूँ, डीआईजी बोल रहा हूँ, आईजी बोल रहा हूँ, कुछ भी बता सकते हैं। आप घबराइए मत, पूछिए साहब क्या बात है। फिर वो बताएंगे कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका किसी रिश्तेदार के बारे में बता देंगे जिसकी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाज कहीं न कहीं से इकट्ठा करके पूरी ट्रेल उसकी बना रखी होगी। फिर उससे बात कराएंगे। तो आप एक तो घबराइए नहीं, दूसरे ये कॉलिंग नंबर ज्यादातर ई सिम के हैं, फिजिकल सिम के नहीं हैं। इंटरनेट पे जो सिम बना लिए जाते हैं उसके हैं। तो आप अगर बीच में फोन काट देंगे तो अगली बार जो कॉल आएगी वो दूसरे नंबर से होगी। आप समझ जाइए फ्रॉडस्टर्स का गैंग आपके खिलाफ काम कर रहा है। जैसे ही आपको डाउट हो काट दीजिए, तुरंत काट दीजिए, नाम ही मत लीजिए। फिर मिलाएगा, आप चेक कर लीजिए किस नंबर से आ रहे हैं, और जिसका नाम लेकर उसके फंसे होने की बात कह के आपसे पैसा मांगा जा रहा है, फोन काट के सबसे पहले उसके बारे में पता करिए। अगर उसका नंबर आपके पास है, सीधे बात कर लीजिए, और जब दोबारा फोन आए तो 150 गालियां एक सांस में उसको दीजिए। सारे फोन तुरंत बंद कर लेगा, दोबारा कभी आपको फोन नहीं करेगा। पैसा देने की हड़बड़ी बिल्कुल मत दिखाइए। कभी मत ऐसा दिखाइए कि आप एकदम घबरा गए हैं और आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, हम अभी तुरंत पैसा दे देते हैं, हमें 10 मिनट की मोहलत दीजिए। इस तरह का व्यवहार कभी मत करिए। तीसरा ये देखिए कि अगर आपके बेटे से, आपके किसी रिश्तेदार से, या जिसको फंसने की बात कह के आपको धमका रहा है या ठगने की कोशिश कर रहा है, जब उसकी आवाज आ रही हो तो बैकग्राउंड में कोई मैकेनाइज्ड साउंड तो नहीं आ रही है। मैकेनाइज्ड साउंड का मतलब कि किसी मशीन से उत्पन्न कोई आवाज, जैसे थरथराने की आवाज, गूंज की आवाज, ये सब मैकेनाइज्ड साउंड्स हैं। इस तरह की कोई आवाज तो नहीं आ रही है। आप फौरन समझ जाइए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से कराई गई बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फिर अंत में मैं यही कहूंगा कि इस नए प्रकार के ठगी से होशियार रहिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, समय लीजिए और संबंधित से वेरीफाई करा लीजिए। आपको कभी नहीं फंसा पाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।